नमस्ते दोस्तों। आज के पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर मिसिस पुनीता हसीजा। वो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनका पीजीआईएमएस रोहतक से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की है। उसके बाद उन्होंने सोशल सर्विस में अपना नाम कमाया है। सोशल सर्विस में कोई ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया, ऐसा मुझे दिखा नहीं। बहुत सारे उनको अवार्ड मिले हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले से उनको अवार्ड मिले हैं। उनको हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा से, रेड क्रॉस सोसाइटी से, आईएमए से, पब्लिक से, कहाँ कहाँ से अवार्ड मिले हैं। उनका पैशन है, उनकी हॉबी है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। कोरोना में जो सेकेंड और फर्स्ट वेव दोनों थी, उन्होंने बहुत काम किया। उनका जो फोन नंबर था पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था। किसी को बेड चाहिए, अगर किसी और सिटी में नहीं मिलता था तो उन्होंने फरीदाबाद में उनको बेड दिलाया। कोरोना में उन्होंने जितना काम किया शायद ही किसी ने किया हो। उसके काम की एवज में फरीदाबाद को बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था कोरोना को टैकल करने में हिंदुस्तान में। ये इनकी मेहनत का नतीजा था कि जो ये चीज हासिल कर पाई। इनका पैशन, इनका शौक इनको पॉलिटिक्स की तरफ लेके गया। ये अब कोशिश में है कि अपनी एंट्री पॉलिटिक्स में करें, एक्टिव पॉलिटिक्स में, और ये हम इनके इस एफर्ट के साथ हैं। हम चाहते हैं ये पॉलिटिक्स में जाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। आज के इस पॉडकास्ट में हम इनसे बात करेंगे गायनी की, जिसमें लेडीज की डिजीजेस की, जिसमें बात करेंगे कैंसर को कैसे रोका जा सकता है। ये बात करेंगे कि कैसे ओरल पिल्स लेनी चाहिए। हर चीज गायनी की जो पॉसिबल हम इनसे बात करेंगे। और सोशल इश्यूज जैसे पोल्यूशन, क्लीनलीनेस, गंदगी, इस पे इनके विचार जानेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अंत तक देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। धन्यवाद। मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं तो इसमें सेवा है, मानी गई बात है। सेवा करते हैं, हर डॉक्टर सेवा करता है। लेकिन अगर सेवा आपके क्लिनिक से बाहर चली जाए, क्लिनिक से बाहर जाकर आपका मन करे कि सेवा करनी है, पब्लिक की सेवा करनी है, तो ऐसे विरले इंसान मिलेंगे आपको। डॉक्टरों में जो सोशल सर्विस का अगर मादा है तो बहुत थोड़े लोगों में। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर पुनीता हसीजा, जो डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। पीजीआईएमएस से इन्होंने अपनी डिग्री हासिल करी है। उसके बाद इनको कह सकता हूँ हॉबी है, शौक है इनका लोगों की सेवा करना। आज हमारे साथ डॉक्टर पुनीता हसीजा हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, नमस्कार सर। नमस्कार आपने सर। वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आज आपसे हम गायनी की चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका पैशन जो है उसके बारे में भी बात करना बनता है। बिल्कुल तो सर। पहला तो आपका कि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो ये आपने चूज किया था या इंसिडेंटली? चूज़ तो सर बीइंग डॉक्टर बनना तो बचपन से ही था कि मन में था शौक कि बनना है। और जो था एक पता था, पढ़ाई में भी ठीक थे हम, अच्छे थे ऐसा नहीं कह सकते। बट हमारी जो जनरेशन थी उस टाइम पे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बैंक या टीचिंग, यही 4 प्रोफेशंस थे। तो उसमें सब इंटरेस्ट फादर को भी लगा कि बनना चाहिए, तो वो एक पैशन को फॉलो किया। और डेफिनेटली अच्छा लगा जब आगे आए। तो मेरे मतलब स्वभाव से मिलता जुलता प्रोफेशन था, तो डेफिनेटली मुझे मज़ा आया। तो इंसिडेंटल तो नहीं कह सकते, मेहनत हुई है इसमें और अभी तक मेहनत हो रही है इस अभी प्रोफेशन तक, में। हाँ, हाँ जी। ये बात ठीक बात है। मेडिकल प्रोफेशन बहुत टफ है, बहुत आसान नहीं है। आप अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना सोच रहे हैं तो मान के चलो ये कांटों पे चलने जैसा है, बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। अगर आपको एथिकली करेंगे तो, अनएथिकल तो कुछ भी कर सकते बिल्कुल एथिकल हैं। प्रैक्टिस, एथिकल हाँ जी, प्रैक्टिस में एथिकल, बहुत हाँ। डिफिकल्ट है और बहुत उम्मीदें हैं पब्लिक की, बहुत उम्मीदें हैं, और जिनकी आगे आगे आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। अब ये बताओ कि आप फरीदाबाद में जब आप आ गए तो फरीदाबाद में तब में और आज में क्या फर्क लगता बहुत फ़र्क है। मैं 1988 में मेरी मैरिज हुई, है? फेबररी। जी बिल्कुल। और मैरिज करके मैं आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा फरीदाबाद, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग बहुत रिमोट एरियाज़ में पोस्टिंग होती थी। और यूजली आर्मी एरिया से बाहर हम बहुत कम निकले थे। और ज़्यादा कोई ऐसे वो नहीं था, हमारा टच भी नहीं था कहीं ज़्यादा जाने आने में, बीइंग कि हम पढ़ते थे और हमारा एक प्रोफेशन में जाने का एम था। तो फरीदाबाद आके देखा, इतनी अच्छी सड़कें, इतनी अच्छी ग्रीनरी, सब बहुत अच्छा।
और मतलब भटकल लेक तो एक हमारा एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता था कि कोई घर में आएगा तो उसको भटकल लेके जाना है। सूरज कुंड हम कॉलेज टाइम से भी आते थे देखने के लिए, पूरी बस भर के आते थे। विद टाइम एक्सपेंशन होता गया, फरीदाबाद का काफ़ी एक्सपेंड हुआ। तब तो बहुत एनआईटी ही मैक्सिमम होता था और ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, 3 एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी थी हमारे पास। विद टाइम हमारे सेक्टर्स डेवलप हुए, अब तो ग्रेटर फरीदाबाद आ गया और टाइम के साथ प्रोग्रेस भी हुआ, लेकिन कुछ मामलों में हम पीछे भी गए, जिसमें सबसे ज़्यादा तो सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विद टाइम हमने भटकल लेक को खो दिया, चाहे हम रिजेनोवेट कर रहे हैं उसको, और सूरज कुंड की भी हमने गरिमा को काफ़ी हद तक कम कर दिया। तो ये चीज़ें कम हुई। हमारे यहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ में टॉप नंबर पे आते थे हम लोग। विद टाइम कुछ ऐसी हुई सिचुएशंस की काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ से शिफ्ट आउट हुई। वो इन ए वे एक तरह से अच्छा है कि पॉल्यूशन कम हुआ, दूसरे वे में अच्छा है कि रोज़गार काफ़ी हद तक कम हुए। लेकिन मेडिकल के फील्ड में फरीदाबाद ने बहुत अच्छा किया, एजुकेशन के में बहुत अच्छा किया। एजुकेशन में जो स्कूल्स का लेवल है, जो हमारे कॉलेजेस का लेवल है, मेडिकल कॉलेज 2 मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेश्ड हैं। मेडिकल में इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम्स में, तो इन चीज़ों में प्रोग्रेस हुआ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, लोगों की पेइंग कैपेसिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आई थिंक हर एरा का एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ होती है। तो हमें अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और बुरी चीज़ों में है कि हमें क्लीनलीनेस की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है आप। चलिए ये बताओ, कॉमन डिजीज प्रॉब्लम जो फरीदाबाद या नॉर्थ ऑफ इंडिया में कौन सी है वुमन में? वीमेंस के अंदर तो बेसिकली फीमेल्स का तो आई थिंक यूनिवर्सल जो एक कंप्लेंट रहती है कि उनको पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक सिंस द ऑनसेट ऑफ मेनार्की टिल मेनोपॉज एंड मेनोपॉज के बाद भी, हाँ, तो वो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं। फिर यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में भी हाइजीन का प्रॉब्लम है या अपनी अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर अनीमिया बहुत है, मतलब हमने देखा है कि अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग भी जो गर्ल्स हैं वो अनीमिक हैं। उसका भी रीज़न है, मे बी खान पान में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा या रहता है। और फैटीग, हमारी लेडीज़ जो हैं वो थकावट बहुत ज़्यादा उनको रहती है। रीज़न अनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन्स है, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ की। और अगर हम उसमें प्रेगनेंसी से ले लें तो प्रेगनेंसी में भी हमने देखा है कि वो बस बच्चे के लिए सोचते कि मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, मुझे अपना क्या ध्यान रखना है, मुझे क्या एक्सरसाइज करनी है, मुझे कब डॉक्टर को दिखाना है, वो सब चीज़ें बहुत कॉमन है। बाकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और थोड़ा फैमिली इश्यूज, फीमेल्स की यूनिवर्सल प्रॉब्लम जो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में है, पूरे स्टेट में है, वो सब बड़ी वी कैन रिलेट। बिल्कुल। हाँ, ये मैंने कहीं पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि वुमेन जो है 50% है आबादी, प्रॉब्लम उनकी जो मैन की है वो तो है ही है, वो सब हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, उसके अलावा हाँ, जो अगली जनरेशन को बनाने की जिम्मेदारी जो दी है वो सबसे टफ है। और उसके दौरान वो मेड भी मेंसेस का प्रॉब्लम हो, मेड भी प्रेगनेंसी हो, मेड भी मेनोपॉज हो, और जितने कैंसर एडिशनल हैं वो सारे वहीं हैं। ब्रेस्ट कैंसर को ले लो, हाँ, बिल्कुल, यूट्राइन कैंसर को ले लो। वही नेक्स्ट मैं यही कहना चाह रही थी कि फीमेल्स, मैन में एक प्रोस्टेट कैंसर है जो या कार्डिक इश्यूज, हाँ, लंग का हो जाता है, बिल्कुल, हाँ। तो कार्डिक इश्यूज का भी काफ़ी अब हमने देखा है कि फीमेल्स को काफ़ी है, बट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, इन चीज़ों में हम लैक कर रहे हैं। और ये चीज़ें अगर हम टाइमली करें, दोनों कैंसर ऐसे हैं कि टाइमली अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो प्रिवेंशन के साथ साथ हम पेशेंट को मतलब लाइफ भी सेव कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स की हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान देने की बात है। तो इन जनरल 50% पॉपुलेशन इज़ एट रिस्क। तो ऐसा क्या तरीका है, किस चीज़ में स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्या क्या स्क्रीनिंग वुमन की होनी चाहिए? शी मे अटेंड एज ऑफ 15-14 जो भी हो, आप क्या सजेस्ट करते हो उसको, क्या चीज़ करनी चाहिए जिसको उसकी लाइफ कंफर्टेबल रहे, प्रॉब्लम कम हो? बिल्कुल,
तो इसके लिए बेसिकली हम डॉक्टर्स का बहुत रोल आता है, स्कूल टीचर्स का बहुत रोल आता है कि हम लोग अपना अवेयरनेस कैंपेन्स करें। स्कूल हेल्थ एजुकेशन में हम ऐड करें कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अवेयर होना होता है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन अगर ठीक नहीं है तो लेटर ऑन चल के पेल्विक इन्फेक्शंस एंड सम सॉर्ट ऑफ ये वायरस इन्फेक्शन हो जाते हैं। और सेक्स एजुकेशन इन मतलब हमें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आगे चल के हमारे को वेनेरल डिजीज़ेस वगैरह हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, वो सब हो जाती हैं। और बच्चों को उनकी बेसिकली एक सिंपल एक हीमोग्लोबिन हम सीबीसी टेस्ट करें तो आगे चल के थैलेसीमिया जैसी एक बीमारी है जो हम बहुत यंग एज में ही अगर पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर माइनर ट्रेट है तो हम लेटर ऑन उसको अगर उसके वुड बी जो उनके पार्टनर बनने वाले हैं उनके बारे में भी हम टेस्ट करें तो एटलीस्ट थैलेसीमिक किड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये चीज़ों की अवेयरनेस हमें, आई थिंक जैसे ही किसी के घर जो एंटीनेटल पेशेंट आते हैं तो हमने, मेरा रूटीन है कि हम थैलेसीमिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं और सीबीसी से भी हमें पता चल जाता है कि हमें इसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है कि नहीं करना है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से बड़ा कोई टूल नहीं है। टाइमली अगर हम डिटेक्ट कर लें कि कोई एब्नॉर्मेलिटी है, कोई स्वेलिंग हो गई है, कोई चेंज इन द साइज़, शेप और कलर है, कोई डिस्चार्ज आ रहा है निपल से, तो उनको डॉक्टर को दिखाना जल्दी चाहिए, ताकि वो सिंपल एक अल्ट्रासाउंड करके बिलो द एज ऑफ 40 हम लोग अल्ट्रासाउंड से ही कोशिश करते हैं कि पता चले, एंड अबव 40 हम मेमोग्राफी के लिए भी बोलते हैं। सर्विकल कैंसर का प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। आजकल 9 ईयर्स अबव हम लोग वैक्सीनेशन के लिए बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और कुछ एनजीओ साथ मिलके हम वैक्सीनेशन का भी कर रहे हैं। तो जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में इसको हमारी फॉक्सी ने कोशिश करी है कि हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में इसको लाएं हम, और विद प्रिवेंटिव उस पर चलना है हमारे को, ताकि हम, क्योंकि सर्विकल कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बिना जांच के, बिना देखे हमें पता नहीं चलता, और जब तक पता चलता है जब हम, तब तक बहुत डिले हो जाता है। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल की कैंटीन्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा खान पीन कैसा होना चाहिए उसको रखने की ज़रूरत है। फिज़िकल एक्टिविटी, आप सर, और हम इस एज ग्रुप में हैं कि हमारे स्कूल में आफ्टर द प्रेयर आधा पौना घंटा हमारी फिजिकल एजुकेशन पीटी होती थी, एंड योगा होता था, पीटी होता था। आजकल वो चीज़ें बंद हो गई हैं। तो ये चीज़ें हमें स्कूल हेल्थ में लाने पे, अगर हम स्कूल हेल्थ से शुरू करेंगे तो एडोलेसेंट वाले वो बच्चे हमारे जो हेल्दी होंगे, जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, और यंग एज में बॉयज़ को जो थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज़ आने लगे हैं, कार्डिक इश्यूज़ 40 ईयर से पहले ही आ रहे हैं। फीमेल्स को पीसीओएस की वजह से बहुत प्रीमेच्योर मेनोपॉज में जा रही हैं, या इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम टाइमली इनको स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट करें। लेटर ऑन लाइफ में तो जब डॉक्टर से मिलेंगे या पढ़ने लायक हो जाएंगे तो वो अपने आप कर लेते हैं, बट आई थिंक वी रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू इनको इंक्लूड करें, इन चैप्टर्स को, इन चीज़ों को अपने करिकुलम में स्कूल को ऐड करना है। बिल्कुल, हाँ। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। जिम्मेवारी स्कूलों की नहीं है, पेरेंट्स को बिल्कुल अपने बच्चे आपके अपने हैं, उनको मैंने कहीं किसी पॉडकास्ट में किया था कि उन्होंने बोला कि आप बच्चों को हम बचपन से सिखा देते हैं कि ब्रश करो, दिन में 2 बार ब्रश करो। हाँ जी। तो हम ये नहीं बोलते बच्चों को कि एक्सरसाइज 2 बार। बिल्कुल। तो बच्चे एक्सरसाइज करें तो पीसीओडी नहीं हो सकता। और एक्सरसाइज करना जो भी तरीका आप लोगों को मिले, पैदल चलें, सीढ़ियाँ चढ़ें। किसी मेरे गेस्ट ने ये बोला था कि रस्सी कूदना, हाँ, स्किपिंग सबसे, हाँ, स्किपिंग ऑफ द रोप, हाँ, कितना सस्ता है, हर घर में होता है। बिल्कुल। तो आप कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है, मेल फीमेल, उसके लिए कोई वो नहीं है जी, हाँ। नहीं कि मेल नहीं करेगा। एक स्टेशनरी साइकिल सर आप रख सकते हो घर में, उसमें, हाँ जी, उसके हाँ। लिए चलो पैसा खर्च होता है, रस्सी तो कपड़े बांधने के लिए होती है, उसको खोल के एक्सरसाइज करके दोबारा बांध दो, एक्सरसाइज दोबारा हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी बीमारियों से बच्चे बच जाएंगे। मेल हैं तो ओबेसिटी से बचते हैं, फीमेल है तो पीसीओडी काफी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं कहीं रीसेंट आर्टिकल पढ़ रहा था कि लड़कियों को खासकर पीसीओडी क्यों आ रहा है। उनका ये कहना था कि कोई लेडी डॉक्टर थी बड़ी सीनियर, उसका कहना था कि
इंस्टा पे कौन सी रील चल रही है उसको वो भी देखना है, उसको अपनी डीपी का भी ध्यान रखना है, उसको सुंदर भी दिखना है, हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ। अपने जो टारगेट है पढ़ाई का या स्ट्रेस। वो भी करना। हाँ। तो एज सच उसको स्ट्रेस का लेवल इतना हो गया कि वो उसमें जाएगी। नहीं, वो भी रीज़न है, स्ट्रेस एक रीज़न है, बट लाइफस्टाइल जो हमारा हो गया है अब, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग अपनी नेचुरल खान पान को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, फास्ट फूड में आ गए हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल जो फ्रेश हैं वो हम नहीं खा के हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, और फैट डाइट्स पे आ जाते हैं कि वो डाइट खाने से, कीटो डाइट है, ये डाइट है, वो उनको नहीं मालूम कि उनकी बॉडी के लिए कौन सी डाइट सूटेबल है। और मेरा तो मानना है कि होम मेड जो खाना है, जो हमारे पेरेंट्स ने खाया, जो हम खाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और बाहर का खाना चीटिंग इज़ अलाउड, ऐसा नहीं है, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, आप खाइए। और मैं उनको ये समझाती हूँ कि अपने जो मेरे पेशेंट्स आते हैं कि आप या तो खाने के लिए मुंह खोल लीजिए, तो आपको दवाई के लिए भी मुंह खोलना पड़ेगा। तो अगर खाना सिलेक्टिव होके खाते हैं तो लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकेशन पे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पीसीओएस है सर, वो एक ओवरी की प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। लेटर ऑन डायबिटिक, हाइपरटेंशन एंड यंग एज में आपको प्रॉब्लम, फिर मैरिज के बाद इनफर्टिलिटी इश्यूज हो जाते हैं। एंड यू कैन मतलब ये जेनेटिकली भी आप अपने उनको ट्रांसफ़र करने वाले हो, नेक्स्ट जनरेशन को भी। एंड प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में आप चले गए, प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया, तो आप एल्डरली जल्दी हो जाने वाले हो। तो एल्डरली जो प्रॉब्लम्स हैं सर, वो भी आपको बहुत तंग करने वाली हैं आगे जल्दी एज में। बिल्कुल अवॉइडेबल है सारी चीजें। हाँ, एंड सब प्रिवेंटिव हेल्थ। हाँ जी। प्रिवेंटिव में आपका कहना ये हुआ कि हर एक को एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट में होममेड कुक फूड खाना चाहिए और पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। बार बार हम हर जगह बोलते हैं, हर वीडियो में हम लोग बोलते आ रहे हैं, और मुझे लगता है सब बोलते हैं, सबके पेरेंट्स भी शायद आप बोलते होंगे। अगर नहीं बोलते हैं तो पेरेंट्स प्लीज बी अलर्ट। आप अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, उनको घर का खाना बना के खिलाना सिखाओ, उनको पकाना भी सिखाओ। अगर नहीं पकाएंगे तो वो फिर नहीं तो इधर उधर सिखाएंगे जरूर, तो आप उनको घर में सिखाओ खाना बनता कैसे है। और मैडम खुद अपना खाना खुद बनाती हैं। हाँ, अभी तो खुद बनाती हैं। आई एम सरप्राइज्ड, मेरी अभी भी बात हुई कि बोले कि मैं तो खुद खाना बनाती हूँ। तो बच्चों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, और शायद पूरी फैमिली को अच्छा लगता है मेरे हाथ का खाना। और बच्चों को भी सिखाया है, मतलब मेरी बेटी और वो जब बिजी होने शायद यादा नहीं कर पाते, मे भी सर्वेंट सब रख लेते हो आप, और लेकिन बेटा भी खुद कुकिंग कर लेता है। आई थिंक हमें अपने लड़कों को भी सिखाना चाहिए, हाँ, ताकि वो अपनी वाइफ की हेल्प करें आगे चल के, कि उसको भी खाना बनाना आता है। और डॉक्टर साहब भी वो भी बनाते हैं खाना बहुत अच्छा। तो हमारा घर में हम वी मेक एवरी काइंड ऑफ फूड, सब घर में बनता है हमारा। तो आप लोग सारे नोट कर लें, जैसे मैडम खुद खाना बनाती हैं, आप भी अच्छा खाना बनाएं घर पे, बच्चों को आदत जरूर डालें। उसके बाद क्या होगा, आपके घर के बच्चे सारे हेल्दी रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, और उनको बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। और हेल्थ जो है आई थिंक वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, मेरी बढ़ गई है, मुझे आज समझ में आता है जो हम बचपन में पढ़ते थे हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल पक्का था वो, उसमें कोई शक नहीं है। आप कितने पैसे इकट्ठे कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पैर नहीं चल रहे, आपके हाथ नहीं चल रहे, तो क्या ही बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने सीखा है, कोविड में सीखा है। कोविड में 90% पॉपुलेशन ने हेल्दी खाना शुरू किया, खुद बनाना शुरू किया। और हम लोग तो सर ऐसी पंजाबी फैमिली है, खाना पीना बहुत अच्छा चलता है हमारे में। तो लस्सी एवरीडे, दही, कांजी, सीजनल अचार सब बनता है हमारे घर में। तो हम कोई परहेज़ नहीं होता मेरे घर में। और टाइम को भी ऐसा नहीं कि सबके गले ख़राब हो रहे हैं, नहीं, सब खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं, और अपने हाथ से बना हुआ खा रहे हैं। तो और अब देखिए सर, कांजी फिर दोबारा फिर आ गई, और हम बचपन से ले रहे हैं कांजी। फूड के नाम से आ रहा है। हाँ, हम खमीरी रोटी खाते थे पहले भी खाते थे। हाँ ना, खमीरा आटा हुआ तो उसमें अपने बेसन डाला, प्याज व्याज डाले, हरी मिर्च डाली, अब खुद खमीर लगाते हैं। हाँ। पहले से खाते हैं। तो वो घूम के सर आता है वापस, और मोटे अनाज फिर से वापस आ गए। और हम लोग तो मक्की का आटा, ज्वार, बाजरा सब कितना खाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, टाइम के साथ हम सीख रहे हैं, हमारे बच्चे भी। जी डॉक्टर पुनीता, अब आप ये बतलाओ कि ये जो दाई हैं और वर्कर्स, हेल्थ वर्कर, इनका क्या रोल समझते हो आप हमारे हेल्थ केयर में? क्या ये अच्छे हैं?
क्या है खराब है? देखो हमारी जो दादी नानी के टाइम पे दाईस ही थे, आई थिंक बिल्कुल। दे वर द फर्स्ट पर्सन जिनको हमारी फैमिली अप्रोच करती थी जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी फैमिली में, बिकॉज हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था हमारा, ना ही हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ होती थी और ट्रांसपोर्टेशन नहीं था दूर जाने के लिए। बट जैसे जैसे हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व होता गया, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे हॉस्पिटल्स बनते गए, प्राइवेट सेटअप्स आते चले गए, तो इनका रोल थोड़ा कम होता गया। बट अभी भी कुछ जो बहुत छोटे रिमोट एरियाज़ में अभी भी ये लोग डिलीवरी वगैरह करते हैं। बट इनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, अगर दी जाए तो आई थिंक ये अभी भी छोटे विलेजेस में अच्छे से कर सकते हैं। बट इक्विपमेंट्स नहीं होने की वजह से या टाइमली इनको पता नहीं चलता कि कब डिस्ट्रेस हो गया बच्चे को, कब रेफ़र करना है, तो वी आर लूजिंग, मतलब हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी में बढ़ती है। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में डेथ्स नहीं होती हैं, बट होती है, लेकिन वहाँ पे मे बी सम अदर रीजंस होते होंगे उसमें कि पेशेंट का रेफरल टाइम पे नहीं हुआ और मदर को कोई एक्लेम्सिया हो गया, फिट थ्रो कर दिया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, या शुगर लेवल इतना हो गया कि आईयूडी हो गया बच्चे का। तो ये चीज़ें हैं, मतलब देवर वेरी वेरी गुड पार्ट ऑफ हमारा एक सोसाइटी का पार्ट थे, लेकिन विद टाइम इवॉल्व हुआ तो अब एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनको भी जिम्मेवारी दी गई है। तो ये जैसे ही उस एरिया में कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको रजिस्टर करते हैं, मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स उनका वो करवाते हैं, और उनके 3 अल्ट्रासाउंड भी गवर्नमेंट की तरफ से हैं कि होने चाहिए, टाइमली मेडिसिन देना। तो प्लस अभी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने हमारे अराउंड 5 ईयर्स बैक स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान करके, PMSA में हम करते हैं। हर महीने की 9 तारीख को हम प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स किसी न किसी डिस्पेंसरी में जाके हाई रिस्क पेशेंट्स को असेस करते हैं, टाइमली रेफ़र होता है उनका। तो वो अब आई थिंक दाइस का चेंज करके एएनएम ये आशा वर्कर्स आ गई हैं, वो टाइमली पेशेंट्स को लेके आती हैं। तो जब टाइमली रेफर होता है और हर महीने उनका 9 तारीख या 23 तारीख को रिस्क असेसमेंट हो जाता है, तो हॉस्पिटल डिलीवरीज अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। तो उस वजह से हमने अब ये देखा है कि मैटरनल मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है, बट स्टिल बहुत इम्प्रूवमेंट अभी भी चाहिए हमारे को। मेरा क्वेश्चन यही था सिंपली कि जो हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, वो डेफिनेटली हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं? आपने सही बोला, वो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। उनको मुझे लगता है और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको अपने साथ जोड़ के रखने की ज़रूरत है। हम प्राइवेट प्रैक्टिशनर उनको अपने साथ लगा के रखें, उनको टाइम टू टाइम टीच करें, गाइड करें, तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल टूल हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट उनकी सेशंस लेते हैं, गवर्नमेंट उनकी सेशंस लेती है, बट थोड़ा सा आई थिंक उनका सैलरी का थोड़ा सा कुछ है कि थोड़ा सा उनको अगर थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इंसेंटिव्स तो वो कर सकते हैं। लेकिन वो उनका भी ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सेटअप में ही वो पेशेंट को डिलीवर के लिए लेके जाएं, और वो थोड़ा सा प्राइवेट सेटअप में भी कई बार पेशेंट्स को लेकर जाते हैं, वो थोड़ा सा कई बार पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है फाइनेंशियली। गवर्नमेंट की PHC एंड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, एटलीस्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड सिंपल सिजेरियंस तो बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। हाई रिस्क तो वो भी थोड़ा सा अच्छे हाई सेंटर में रेफ़र करना ही बेटर होता है उनके लिए भी, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली हैं। गवर्नमेंट के भी अभी हाई रिस्क हॉस्पिटल है नहीं, कम है, बहुत कम है। जैसे बल्लभगढ़ में एक एम्स का है, और हमारे यहाँ पे ESI मेडिकल कॉलेज है, वो गवर्नमेंट सेटअप है। वो भी आने के बाद हाँ, लेकिन वो भी सिर्फ अपने बेसिकली दे टेक अपना जो ESI वाले पेशेंट्स लेते हैं। और फरीदाबाद वाले में भी हमारे है सिजेरियन फैसिलिटीज़ है, गायनी डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बट मे बी थोड़ा हाई रिस्क अभी वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना वहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या चैलेंजेस हैं नर्सिंग होम से? चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं मतलब काउंटलेस चैलेंजेस हैं सर। अब 3 इम्पोर्टेंट बता। बस देखो, जब आपसे हमने शुरू किया था तब वो चैलेंजेस नहीं थे, बट अब क्या है कि पेशेंट्स का जो है डिमांडिंग बहुत है। पेशेंट्स का जो एक वो है डिमांड है, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में हाई कॉस्ट है, बहुत रनिंग कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई। सबसे बड़ा तो ये प्रॉब्लम है, कॉमर्शियल, एवरीथिंग इज़ कॉमर्शियल, सब कुछ आपको कमर्शियल पे करना है। शॉर्टेज ऑफ स्टाफ हम छोटे सेटअप्स में बहुत रहता है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मॉब वायलेंस का बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जिसके लिए
हम वी आर थैंकफुल कि हरियाणा ने मेडिकेयर एक्ट लाया है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमियां हैं और बहुत हद तक उसको कर नहीं पाते पर हैं। मॉब वायलेंस तो सब जगह है, गवर्नमेंट में भी है, बड़े हॉस्पिटल में भी सब जगह है। सर छोटे सेटअप सिंगल पर्सन रन करता है, मैनेज वन करना मैन मुश्किल आर्मी होता है, वहाँ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और उनकी अपनी जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स हैं, देर आर ऑलमोस्ट 35 to 40 रेगुलेशन जो हमें फॉलो करनी होती हैं। वी हैव टू मेंटेन ऑल दोज रजिस्टर्स, सब कुछ आपको ऑनलाइन होने पे भी हमें कई बार हार्ड कॉपीज़ भेजनी होती हैं, और पेनल्टीज़ काफ़ी हाई हैं। नेग्लिजेंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा वो कानून ऐसे सख्त बनते जा रहे हैं। हम आईएमए की तरफ से मिले, जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, कि डॉक्टर्स को इस प्रीव्यू से बाहर रखा जाए, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से डिस्कस भी हुआ, हमारे संसद में डिस्कस भी हुआ, लेकिन अभी भी वो ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं बना है कि मॉब वायलेंस के अगेंस्ट हो, या हमें इसमें नेग्लिजेंस में क्रिमिनल नेग्लिजेंस के दायरे से बाहर रखा जाए। क्योंकि एक डर के माहौल में सर आप फ्री माइंड से पेशेंट का ट्रीटमेंट, नहीं कर सकते। और आप सिंगल हैंडेड हो तो आप हाई रिस्क पेशेंट लोगे ही नहीं, तो अल्टीमेटली सोसाइटी का लॉस है, जो लॉ सोसाइटी का होता है। लॉ सोसाइटी का है कि ये मैं आपको बिल्कुल मेरे लाइफ का एक एग्जांपल है। तो हमने प्रैक्टिस जब शुरू करी थी, तो एक बहुत ब्लीड करता हुआ एक रिक्शा पुलर लेके आ गया, बोला कि ये मतलब पेशेंट है, और मैंने बोला कि वो तेरे को करना पड़ेगा, सिजेरियन होगा, ये होगा, ये होगा। तो जो बोला कि मैंने तो तुमसे होगा नहीं, तुम एक काम करो, उसको दिल्ली ले जाओ। तो बोला नहीं मैं कर लूँगा, पैसे मैं कर लूँगा। कर दिया गया। करने के बाद उसको बोला कि कुछ पेमेंट करो, 4 दिन बाद करूँगा, 5 दिन बाद करूँगा, 10 दिन हो गया, अब डिस्चार्ज का टाइम हो गया, ठीक ठाक पैसे नहीं है। अब आप क्या करें? मैंने तुमने बोला था है, तो मैं झूठ बोला था कि अगर मैं उस दिन झूठ नहीं बोलता तो आप लेते नहीं, और ये रास्ते में ये मर मर जाती। जाती हैं जी। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास नहीं है तो नहीं है। ऑल तो फाइनली उसने कुछ किया, और अभी तक वो मेरे साथ आज भी आता है। है। वो बच्चे उसके बड़े बड़े हो गए हैं, शादियां हो रही हैं, बिल्कुल, आता है बट वो मेरे आपके लिए बहुत ग्रेटफुल होगा। पास, ग्रेटफुल रहा, और वो अच्छा था। लेकिन आज की डेट में शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा कि इतना रिस्क नहीं ले पाओगे। हाई रिस्क हाँ पेशेंट, मुझे नहीं पता कल को वही मारने आ जाएगा। बिल्कुल। तो आजकल यही चल रहा है। बिल्कुल आजकल मतलब, और थोड़ा सा है कि बहुत जल्दी हाइप हो जाता है हाँ, केस, मैंने देखा है बिल्कुल। वन साइडेड स्टोरी बहुत जल्दी हाइप हो जाती है। ये नहीं देखा जाता कि पेशेंट 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन में आई थी। करेक्ट। मैंने अर्चना मैडम का दौसा में मैं गई थी जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया था। 4th ग्रेविडा पेशेंट, 3rd सिजेरियन, रेफर्ड फ्रॉम 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उन्होंने तरस खा के उस पेशेंट का सिजेरियन किया, बच्चा बचाया, बट मदर इतनी सिक थी कि शी कुड नॉट सेव, और उल्टा उसी के ऊपर इतना एलिगेशन लगाया, शी वॉज मतलब मेड टू कमिट सुसाइड। और मैं जाके मतलब मैं वहाँ गई तो सर मुझे बड़ा ख़राब लगा कि वी लॉस्ट ए ब्रिलियंट ब्रेन, और उस सोसाइटी ने कितना उसको लॉस हुआ जब उन्हें एक गायनेकोलॉजिस्ट को लूज़ करा। एंड इट वाज नॉट हर फॉल्ट, उसने उसकी कोशिश करी, उसके बच्चे को बचाया, बट 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफ़र होकर पेशेंट घूम रही थी इतने दिनों से। एंड 3rd ग्रेविडा या 4th ग्रेविडा, आई डोंट रिमेंबर कि 3rd या 4th ग्रेविडा, 3rd सिजेरियन था उसका। तो इसमें ओनली डॉक्टर को क्यों हम ब्लेम करते हैं? तो क्या करेंगे कि ये मॉब वायलेंस ना हो? कोई आपको लगता है कोई ऐसा? सर मॉब वायलेंस के लिए देखो बहुत स्ट्रिक्ट रूल आने की ज़रूरत है, जैसे बाकी देशों में डॉक्टर साहब, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, आप डॉक्टर को टच नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम है आप कंप्लेन करो, लेकिन मॉब वायलेंस कोई इसका आंसर नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि अब जितने हमारे सेटअप्स हैं बहुत अच्छे, फरीदाबाद में ही कितने सेटअप्स हैं, ग्रेजुअली देव स्टॉप टेकिंग कि कोई इमरजेंसी नहीं लेनी हमने। ऑब्स्टेटिक्स प्रैक्टिस प्राइवेट बहुत कम डॉक्टर्स ने कम कर दी है, या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं पेशेंट, या फिर दे गो टू सम नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो अल्टीमेटली लॉस तो सोसाइटी कह रहा हो सब। अगर स्ट्रिक्ट रूल है, मुझे फ्री एंड फेयर दिया जाए। मेरे क्लिनिक में 2 एक्लेम्सिया सर मैंने डिलीवर कराए थे फिट्स के ड्यूरिंग। मुझे डर नहीं था उस टाइम पे कि मेरे अगेंस्ट कोई वायलेंस होगी। मदर भी ठीक, बच्चा भी ठीक, करा, डिलीवरी करी, अगर फिर भी आ रहा है तो रेफ़र किया, दोनों बच्चे हैं। लेकिन मैं फ्री माइंड से मैंने प्रैक्टिस करी उस टाइम पे। अब नहीं। आजकल नहीं कर सकते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका फ्यूचर क्या दिखता है आपको मैटरनल हेल्थ का इंडिया में? ऐसे ही चलता रहा तो? मैटरनल हेल्थ का फ्यूचर हम सबके पास है, हम सबके हाथ में है। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है,
उनको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होता है, रेगुलर उनके अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, उनको खाने के लिए दिया जाता है गुड़ चना। तो मैं भी हर महीने की 9 तारीख को हमारी डिस्पेंसरी जो है जहाँ मैं जाती हूँ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। हमें जब तक हम 2 बेबी या 3 बेबी नॉर्म नहीं लाते हैं कंपलसरी फॉर फीमेल हेल्थ, और उनको जब तक मैरिज एज हम एक फ़िक्स नहीं करते हैं कि इस एज पे मैरिज हो, इस एज में तुम्हारी प्रेगनेंसी हो, और 2 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी ना हो, और घर में लेडी को बराबर का दर्जा दिया जाए, उसके खाने पीने पे ध्यान दिया जाए, 10 से 12 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन रहे एट द टाइम ऑफ एंटीनेटल चेकअप एंड डिलीवरी, और उसको मतलब एक तरह से अपनी फैमिली का एक पार्ट मान के जब तक हम नहीं मानते हैं तो लास्ट मोमेंट पे अगर हम बोलें 6 ग्राम खून है, 7 ग्राम खून है, इसके लिए भी सर जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पे इंजेक्टेबल आयरन तक जो इतना महंगा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंट के लिए, कोई बर्डन नहीं है। लेकिन हमें या तो अवेयरनेस नहीं है या हम चाहते ही नहीं कि हम ट्रीटमेंट टाइमली कराएं। सिर्फ डिलीवरी कराना एक पर्पस है कि डिलीवरी हुई और मतलब मैंने 8th 9th 9th ग्रेविडा पेशेंट्स को भी देखती हूँ मैं एंटीनेटल, और पुअर बैकग्राउंड होता है, ऐसा नहीं कि बहुत आप सोचो कि अभी भी हैं सर, और मे बी उनका है कि मतलब अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं उनको एक्सेस टू मैटरनल हेल्थ अभी भी जो बहुत रिमोट एरियाज़ में हैं वहाँ बहुत चाहिए। गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज़ देती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब हम लोग फ्री ओपीडी करने जाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो हम कई बार हमें भी दुख होता है कि, लेकिन उससे ये फ़ायदा हुआ है कि एटलीस्ट हाई रिस्क पेशेंट अब हॉस्पिटल डिलीवरी होने लगे हैं। नहीं तो कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि हम होम डिलीवरी करें, और खाने पीने में बहुत अवेयरनेस है और फ्री काफ़ी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा भी रिसेंटली कितनी चीज़ें लेडीज़ को फ्री मिल रही हैं, बट वो अपने पर नहीं करती सर। पर मान लो अगर एचबी कम है किसी पेशेंट का, ठीक है, उसके अटेंडेंट ने उसको नहीं खिलाया, जो भी रीज़न रहा, तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं बन जाना चाहिए कि उसके अटेंडेंट के ऊपर केस दर्ज हो जाना चाहिए? वो सर बहुत बड़ा एक चेंज आएगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है। इट विल बी ए टोटल चेंज इन सिनेरियो। तो वो नहीं होता वो हर चीज़ के लिए डॉक्टर जिम्मेदार होता है सर। ये हमारे देश का, हम कह सकते हैं हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म सेट कर दिया है कि आप चाहे, मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप पे भी पढ़ा था, रील में ही था कि आप सब कुछ खा लीजिए बाहर, गंदे तले वाले छोले भटूरे या जो भी पैक्ड फूड है खा लीजिए, लेकिन अगर हम कुछ मेडिसिन लिखते हैं तो पूछा जाता है इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो ये सोसाइटी को जानते हैं उनको कहाँ वो गलत हैं, लेकिन एक सॉफ्ट टारगेट जो होता है ना, ताकि एक सॉफ्ट टारगेट के ऊपर आप ब्लेम डाल दो कि आपकी वजह से हमारा पेशेंट गया, या तो आपकी वजह से हमारा वो चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें अगर आप जैसे लोग अगर ये पॉइंट्स उठाएंगे, आप इस पॉइंट को ऐसे पॉडकास्ट में कहें कि एटलीस्ट जहाँ से वो 9 महीने घर में रही, जहाँ उसकी केयर नहीं हुई, उस पर जब तक हम जिम्मेवारी नहीं तय करेंगे ना, तो वो हो जिस दिन तय हो गई जिम्मेदारी तय तो करनी पड़ेगी। वो आई थिंक बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। हो सकता है, हाँ, बट अब चेंज है। कोशिश तो करेंगे। हाँ, कोशिश आज बिल्कुल। करिए, आज नहीं तो कल रिजल्ट तो आएगा ही। नहीं, जो आई थिंक जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ बहुत चेंज है, और पेशेंट इतने अच्छे वेल मैनेज्ड हैं कि थोड़ा सा भी कुछ होने पे डायरेक्टली वो हॉस्पिटल जाते हैं और वो बड़े सेटअप्स में डिलीवरीज कराने लगे हैं। ऐसा नहीं, मैटरनल हेल्थ में बहुत चेंज आया है। फीटल मेडिसिन हमारे टाइम पे होता नहीं था। अब बिफोर आई थिंक द चाइल्ड इज़ बॉर्न आपको पता चल जाता है कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। और ऐसा नहीं, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स इतनी सारी आ गई हैं। फिर उसके बाद पीडियाट्रिक केयर इतना अच्छा है हमारे देश में। वी हैव सो गुड पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन तो अच्छे हैं ही, गायनेकोलॉजिस्ट भी सब बहुत अच्छे हैं। तो देयर इज़ ए ड्रास्टिक चेंज। लोग मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे विलेजेस में भी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। बट थोड़ा सा गवर्नमेंट सेटअप में एक बजट का कंस्ट्रेंट है। अगर हम जीडीपी का 5 से 7% नहीं, मतलब मैं बता रही इतना अगर हो जाए तो आई थिंक ये मैटरनल मोर्टेलिटी और उस पर प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ, मोदी जी तो कितना बोलते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करना चाहिए। वो अपने मन की बात में कितनी बार ये प्रोग्राम्स में बोला उन्होंने कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे काम करें। अभी जैसे कैंसर की दवाइयाँ कम कर दी उन्होंने। हर डिस्ट्रिक्ट में कैंसर का ट्रीटमेंट सेंटर, डे केयर शुरू किया है।
बट उसको प्रिवेंट करने के लिए भी तो हमें, है ना, खाने में मिलावट कम होनी चाहिए, पानी साफ मिलना चाहिए, पॉल्यूशन कम होना चाहिए, इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना है। करेक्ट। तो आप IM में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसकी प्रेसिडेंट फरीदाबाद की भी रही, पूरे हरियाणा स्टेट की भी रही। अब मेरे ख्याल आए फरीदाबाद की कई टर्म रही हैं, 2 या 3? 4 टर्म्स, और हरियाणा की 1 टर्म। फरीदाबाद तो कोविड आ गया था तो 2 साल इसलिए 4 साल। आपने क्या लगता है कि आपने क्या कुछ ऐसा किया जो डॉक्टरों को फायदा हुआ और पब्लिक को फायदा हुआ? बिल्कुल। डॉक्टरों का फायदा मैं बताता हूँ। एज ए डॉक्टर मैं आपसे, जब आप प्रेसिडेंट हो या ना हो, जब भी मुझे किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, आपने मेरा करके दिया। थैंक यू। खासकर कोरोना में जब मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो आपने मुझे काफ़ी सारी ऑक्सीजन इजीली प्रोवाइड करा दी, जो उस वक्त बहुत मुश्किल थी। तो ये तो आपने डॉक्टरों किया, बाकियों को भी कराती होंगी ऐसे। बिल्कुल। पब्लिक को क्या किया? तो पब्लिक के लिए कोविड में 24/7 काम किया सर, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, अपने डॉक्टर्स के साथ मिलके, और जितने भी सिविल हॉस्पिटल हैं, ADC, ड्रग कंट्रोलर, ऑक्सीजन सप्लायर, एक पूरी टीम बनाई गई, सशक्त टीम बनाई गई, जिसमें हमने प्रॉपरली, हमारे डॉक्टर्स ने जाके ESA मेडिकल कॉलेज में 6 मंथ तक ICU संभाला विदाउट टेकिंग एनी सिंगल पेनी, और कोई उनको अटेंडेंस तक की भी नहीं हुआ। तो ये पब्लिक हुई जस्ट हम कहने पे। एक बार हमने कहा कि हमें अपने एक सेवा देना चाहिए, हम लोगों ने BK में जाके भी OPDs करी, सारे जितने भी जाके हम लोग मेडिसिन के लिए जो होता था, प्रॉपर स्क्रीनिंग होती थी किसको मेडिसिन मिलनी चाहिए। तो फरीदाबाद को इसके लिए फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। आज तक TV में अनाउंस हुआ था कि फरीदाबाद डिड द बेस्ट थिंग। इट वाज ऑल कि हमारे सब डॉक्टर्स एकदम जुड़ गए थे इसके साथ, और बोला गया कि हॉस्पिटल बेड चाहिए। सिर्फ एक आवाज़ पे ऑलमोस्ट 70-80 नर्सिंग होम्स ने टोटली अपने आप को कोविड सेंटर घोषित कर दिया। तो दैट वाज वेरी ग्रेट ऑफ आवर कलीग्स, और सोसाइटी को कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन लोग भूल जाते हैं डॉक्टर्स के जो है ना। आपको तो कोई नहीं भूला। नहीं, हमारे डॉक्टर्स की सेवाओं को कोई भी नहीं भूला। नहीं, मैं पब्लिक का बता रही हूँ। पब्लिक बहुत जल्दी ही सब, हाँ, पब्लिक भी नहीं भूलती, वो ठीक है, वो मास में जाके कुछ भी कर लेते। हाँ जी, हाँ। आपको, मुझे लगता है आप अपने पेशेंट्स का रिव्यू लेती होंगी। नहीं, वो मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं इन जनरल डॉक्टर्स के लिए कह रही हूँ। मेरे तो हर एक के साथ बहुत अच्छा है, मतलब मेरा टचवुड हर एक के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप रहता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी काम किया कोविड में, वो चर्चा थी उसकी, मैंने कई जगह पढ़ा उसके हाँ जी, बारे हाँ में, जी, तो हाँ, सच में बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो आप कोई एक ऐसे इंसिडेंट सुनाओ जो कोई मेरे सिवा, जैसे मैंने बताया मुझे सिलेंडर मिला, कोई और भी आपका जिसको आपने उसकी लाइफ चेंज कर दी हो, भाई ये तो अगर डॉक्टर पुनीता हसीजा उस दिन नहीं होती, तो मैं उस दिन मर गया होता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत काउंटलेस हैं, बहुत काउंटलेस है। मतलब किसी को यहाँ बेड नहीं मिला, बाहर बैठे हैं, तो किसी को फोर्टिस में भेजा, गुड़गांव में 70% ऑक्सीजन में बाहर चेयर पे बैठे हैं। मतलब मेरे पास कोई उसकी लिस्ट नहीं है, मेरे पास इतने काउंटलेस बाद में मैसेजेस भी आए हैं। और कुछ लोगों की हम मतलब ऐसे पहुँचे कि उनकी हेल्प कर भी नहीं पाए, लेकिन 99.9% जिन्होंने भी कॉल किया है सबकी बहुत हेल्प हुई। और उसके लिए मैं अपने डॉक्टर जो हमारे IM फरीदाबाद के डॉक्टर्स हैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करके, और हमने फरीदाबाद में अपने 8 डॉक्टर्स को खोया भी इस हादसे में, कोविड के जो पैंडेमिक में। और उनके लिए तो जब भी होता है तो मेरे को बहुत दुख होता है कि हाँ उनको खोया। और कॉल तो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं सर मेरे पास, क्योंकि फरीदाबाद में काफ़ी बेड्स अवेलेबल थे और मिले हैं लोगों को। और इसमें आई थिंक पब्लिक ने भी बहुत सपोर्ट किया, जो NGOs के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन में, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन में, पल्स ऑक्सीमीटर लेने में, प्लस हमारे प्रेसिडेंट मेरे से पहले डॉक्टर सुरेश अरोड़ा थे, फॉरेन से भी इतने सारे लोगों ने हमारे को ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए जो हमारे भेजे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह सारे भेजे। तो हमने NGOs को भी दिए, BK हॉस्पिटल को भी हमने प्रोवाइड करा। तो वो एक मिलजुल के सोसाइटी ने पैंडेमिक से लड़ा, तो इंडिया आई थिंक बाकी सारे देशों से बहुत अच्छा कर पाया, बहुत बड़ा कर पाया। हाँ जी। अब एक और मतलब ये एम्प्टी पिल जो टैबलेट लेके लोग खा लेते हैं, केमिस्ट से लिया और खा लिया, और
हो गया, उसके बाद बहुत ब्लीडिंग करके रात को 3 बजे बेल करेगी क्या, तो इसको आप कैसे देखते हो? बहुत गलत है। बहुत गलत। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। लीगली ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड। इलीगल है। दिस इज़ इलीगल। एम्प्टी पिल आप केमिस्ट शॉप से नहीं ले सकते हो। आपको अगर वो उसके ऑथराइज्ड है वो देने के लिए, डिस्पेंस करने के लिए, तो ही लेना है, और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप उसको नहीं ले सकते हो। बिकॉज उसका एक टाइम पीरियड है कि किस टाइम पीरियड में आप वो आपको एक्ट करेगी, है ना। और इसलिए गवर्नमेंट के एमटीपी एक्ट के अंदर बहुत सख्त कानून है। अगर आप इलीगली इस दवाई को बेच रहे हो तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई, जेल तक हो, मतलब आपका वो जो केमिस्ट शॉप है बंद होने तक का भी वो हो जाता है। प्लस पेशेंट की लाइफ को बड़ा रिस्क है। आपको जिस टाइम पे, आपने क्या पता आपकी प्रेगनेंसी वो एक्टॉपिक हो, यूट्रस की बजाय वो आपके ट्यूब में प्रेगनेंसी है, और वो अगर रप्चर हो गई तो आपको एकदम सडनली यू कैन कोलैप्स और आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर वो ब्लेम फिर डॉक्टर पे आने वाला है। तो इलीगल चीज़ों से बेटर है कि जैसे ही अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। 6 to 7 वीक्स तक की प्रेगनेंसी में आइडली वो असर करती है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे आर ऑथराइज टू प्रिस्क्राइब। तो उनको वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे तो एक जो पर्टिकुलर केमिस्ट के पास लाइसेंस है, हाँ, वो दे सकते हैं, बिकॉज उनको रिकॉर्ड रखना होता है। उनको एवरी मंथ अपना रिकॉर्ड ड्रग कंट्रोल ऑफ जो हमारे होते हैं ऑफिसर, उनको देना होता है। तो इलीगली तो बहुत मिल रहा है। हम भी सुनते हैं पेशेंट ने जी दवाई हस्बैंड के फ्रेंड्स ने मंगा दी, ये मेरी भाभी ने दे दी या किसी ने दे दी, तो वो पेशेंट अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो फिर उनको महंगी भी मिलती है। अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेंगे तो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है उनको दवाई। और अगर नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि थोड़ा रह गया कुछ प्रोडक्ट, तो सिंपल एक सफाई से उसको हम निकाल सकते हैं। लीगल है ये? लीगल है, बिल्कुल, हाँ जी। इट इज़ अबॉर्शन इज सेफ इन एंड लीगल इन इंडिया। करेक्ट, करेक्ट। तो कितने हफ्ते तक का ये अबॉर्शन लीगल है? लीगल तो अब चेंज हुआ है। अब हमारे काफ़ी देखा गया कि अब नॉर्मेलिटीज़ 20 वीक्स तक पता चलती हैं। तो पहले तो 12 वीक्स तक अलाउ करते थे, अब 20 वीक्स तक भी आप एक गायनेकोलॉजिस्ट अपने लेवल पे कर सकते हैं। उसके ऊपर भी 24 वीक्स पे एक मेडिकल बोर्ड का गठन होता है उस एरिया में, जो वहाँ के सिविल सर्जन होते हैं, और कुछ कमेटी के मेंबर्स बैठ के मेडिकल बोर्ड गठित करते हैं कि अगर 24 हफ्ते में बच्चा, कुछ इंडिकेशंस हैं कि बच्चा अब नॉर्मल बन रहा है, या कुछ बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने 8-10 रीजंस दिए हैं, तो वो आपका केस मेडिकल बोर्ड में प्रेजेंट होता है। अगर उनकी परमिशन मिलती है तो 24 वीक्स तक भी आप कर सकते हो लीगली। वैसे 12 हफ्ते तक? 12 वीक्स तक कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कर सकती है, और 20 वीक्स तक भी अब हमें अलाउ कर दिया है विद परमिशन ऑफ, अगर 2 जने परमिट करते हैं। बट अब जो चेंज हुआ है उसमें 20 वीक्स तक भी एक अकेला डॉक्टर कर सकता है। नोट कर लिया आप लोग, अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रेगनेंसी हो गई है, 12 हफ्ते तक भी है, तो आप डॉक्टर के जाके सेफली एमटीपी करा सकते हैं। इवन 20 वीक्स तक मैम ने बोला आप करा सकते हैं। ये लेटेस्ट है। ये परमिशन मिलनी चाहिए सीएमओ या आपकी अथॉरिटी से 24 हफ्ते पे जो, हाँ, 20 वीक्स के बाद जो, हाँ 20 वीक्स तक तो आप कर सकते हैं। हाँ 20 वीक्स तक हम जो भी सेंटर अप्रूव्ड हैं उस, हाँ हाँ जी, हाँ जी, और हाँ। 2 गायनेकोलॉजिस्ट की ओपिनियन चाहिए होगी इसमें। तो ये नोट करने की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक और बतलाओ डॉक्टर पुनीता जी, ये जो डिले कर देते हैं मेंसेस की कि मुझे मेरे घर में पूजा है तब बढ़ा दो आगे, या जल्दी करा लो, तो ये इसको क्या आप कैसे लेते हो? मैं तो पेशेंट को बहुत समझाती हूँ कि मतलब अब रिलीजियस चीज़ों पे कमेंट हम नहीं अदा कर सकते, बट मैं समझाती हूँ कि कुदरत की दी हुई चीज़ है, इसको हम जितना छेड़खान करेंगे, जितना छेड़ाखानी करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो आपको नेक्स्ट पीरियड में फिर प्रॉब्लम आने की रहता है। एक आधी बार डिले कर सकते हो कि चलो बच्चे की मैरिज है या ऐसे कहीं जाना है, घर में जो पूजा का हमारे देश में थोड़ा सा माना जाता है इस चीज़ को, तो उस रिलीजियस पॉइंट पे हम नहीं जाते हैं, तो एक आधी बार थोड़ा हार्मोनल पिल दे के हम उसको आगे पोस्टपोन कर देते हैं। बट वो भी मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि नॉट मोर देन 7 to 10 days, कि आप, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में आपको फिर इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और अब रेगुलर अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी में आप एक हार्मोन का लेवल बढ़ा, एब्रप्टली आपने उसको ख़त्म किया या आपने उसको प्रोलॉन्ग कर दिया उसका इफेक्ट, तो बॉडी में चेंजेस नुकसान करते हैं। तो रेगुलर नहीं लेना चाहिए, एक आधी बार तो कोई ऐसी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ठीक है भाई, अगर आपको एक आध बार करना हो, मैंने बोला कर लो, बट आदत मत बना लेना, ये आपको नुकसान कर सकता है। तो अपने इसके साथ नेचुरल चीज़ जो भगवान ने बना के भेजी है या खुदा ने अल्लाह ने, उसको छेड़छाड़ मत करो। कर सकते हो ओकेजनली। सोशल मीडिया का जो आजकल बहुत है, क्या यूज़फुल है, क्या नुकसानदायक है? डबल एज स्वॉर्ड बोलते हैं कि दोनों तरफ से दो धारी तलवार है। आप किस एंगल से उसको देखते हो। हम देखते हैं कि एजुकेशन लें, अच्छी चीज़ें सीखें और अपने आप को अवेयर रखें कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। नेगेटिव है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपकी फैमिली लाइफ को ख़राब करती हैं, आपके बच्चों को स्पॉइल करती हैं। तो ये जज हम लोग कर सकते हैं इस एज में, लेकिन सोशल मीडिया छोटे बच्चों को ये जजमेंट पावर नहीं है। चाहे आप कितना लिख लीजिए कि 18 साल से छोटे बच्चों को ये वैलिड नहीं है, 18 साल से छोटे बच्चे नहीं देख सकते, बट बहुत सारे ज़रिए हैं देखने के लिए। इस पर एक सख्त कानून आने की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की ज़रूरत है इसमें, और अवेयरनेस की ज़रूरत है। फिर वहीं आ जाता है कि बच्चे को गेम्स में डालो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालो, उसको पढ़ाई के साथ अगर हम कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर कराएंगे तो उसको सोशल मीडिया देखने का टाइम ही नहीं होता है। तो वो फिर वही पेरेंटिंग, वहीं स्कूलिंग, सब कुछ वहीं इर्द गिर्द घूमता है कि सोशल जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने के एटिकेट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी जिम्मेवारियाँ, और उसके लिए एक जो होता है ना कि हमारा उसकी तरफ हम कितना रिस्पॉन्सिबल हैं, वो चीज़ों को देखते हुए तो सोशल मीडिया इज़ गुड थिंग कि हम एक वर्ड को समेट के अपने पास ले आए हैं। पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में, कहते हैं ना, सब कुछ हमारे फ़ोन पे है। नुकसान भी हैं, साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, आपके साथ धोखाधड़ी बढ़ रही है, आपके मतलब बच्चों के ऊपर इसका बहुत, मतलब बच्चों बहुत जल्दी मैच्योरिटी अटेन करते जा रहे हैं, और क्राइम का एक बहुत बड़ा साधन ही सोशल मीडिया हो गया अब तो। बट हाँ, अगर इसको सही से यूज़ किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा यूजफुल टूल है, बहुत। चूँकि हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, हमें इसका ये प्रॉब्लम नहीं आई है, बट हम लोग ऐसा, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। किसी भी चीज़ को आप ढूंढ सकते हो, किसी से मिल सकते हो, कुछ भी आप 1 सेकंड में आप पा सकते हो। ये पहले हम नहीं पा सकते। आप घूमने जाना चाहते हो, हाँ, उस जगह के बारे में आप एक एक चीज़ पता कर सकते हो कि आपकी कैसे बुकिंग होएगी, 2-2.5 घंटे में सारा सब कुछ अपना आइटनरी पूरी प्लान हो जाती है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं काफ़ी। आपको कुछ सीखना है नया, आप मेनली मान लीजिए आपने को हुनर ही सीखना है, सब सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं। आपको संगीत सीखना है, आपको नृत्य सीखना है, आपको कोई और आर्ट भी सीखना है, तो बहुत अच्छा है सर इसके लिए ये वाला। लेकिन मतलब बैलेंस होना ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। ये सोशल मीडिया की वजह से कि हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल। आपकी जो बात है, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, ये हम सोशल मीडिया से तो पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुनीता जी क्या करती हैं ये यहाँ आके समझ सकते हैं। तो ये हुआ। तो अब ये बताओ, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, अब फरीदाबाद की बात करते हैं, तो ये जो पिछले दिनों आपस में कुछ ग्रुप बनते हैं, झगड़े होते हैं, ये क्या हम अवॉइड कर सकते हैं या अवॉइड नहीं हो सकते? नहीं, अवॉइड क्यों सर, फैमिली में झगड़े नहीं होते हैं। दो रियल बहन भाई भी लड़ते हैं आपस में, है ना, तो झगड़े बैठ के सुधरते हैं। पब्लिकली कभी कोई झगड़ा सुलझा नहीं आज तक, चाहे कोई राजा थे या कोई जो भी नॉर्मल इंसान है। जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे और अपने आप को एक लेवल पे नहीं लाते हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं ही ठीक हूँ, जिस दिन आप ये सोचोगे ना मैं भी गलत हो सकता हूँ, उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट ये जो कहना कि मैं ठीक हूँ और मैं जो बोलूँ वो गलत है सर, क्योंकि हमेशा झुक के, अगर कहते हैं ना अच्छे फलदार पेड़ झुकते हैं, तो अगर आप बनाना चाहो तो सबसे बन सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा झगड़ा ही करना है पाने के लिए कुछ भी। आंसर है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 2 ग्रुप, जैसे आपने बतलाया, भाई बहन लड़ते हैं, भाई भी लड़ते हैं और आपस में सुलह करते हैं। और हाँ, ये इसी तरह ही हमें आगे बढ़ना है। डेफिनेटली अगर हम जुड़ के चलेंगे तो हमारा डेफिनेटली सबका फायदा ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। सर यूनिटी से ही देखो ना, ये जो हरियाणा मेडिकल एक्ट आया, यूनिटी से आपको पता होगा। नर्सिंग होम एसोसिएशन में जब बनी, क्यों बनी, क्योंकि हॉस्पिटल्स अलाउड नहीं थे घरों में, तो इकट्ठे होकर हमने अपने पॉइंट्स रखे, गवर्नमेंट को समझ आया
बिल्कुल। है ना। तो जो कुछ पॉइंट्स हम ऐसे, जैसे हम हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट था कि उसके अंडर हम सारे नर्सिंग होम्स हमारे बंद होते, तो सब ने मिलके जब प्रोग्रेस करा इसमें, गवर्नमेंट को पॉइंट्स रखे, लेस देन 50 बेड्स में अमेंडमेंट्स हुए गए। तो यूनिटी से और गवर्नमेंट को भी पता है कि डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स के बेसिस पे ऑलमोस्ट 70 to 80% हेल्थ केयर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर है, गवर्नमेंट के जो चल रहा है हमारा। आप देखिए फरीदाबाद में कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ऐसे ही आप हर जगह का लगाएंगे। तो तालमेल बिठाना होता है। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है आपस में। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, वो तो उसको इग्नोर करना चाहिए। और किसी का भी एकाधिकार नहीं है किसी भी पोस्ट पे, और आपको टाइमली चेंज, यंगर जनरेशन्स के व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मतलब ओपन माइंड होना चाहिए। मुझे भी मौका मिला, अब मैं चाहती हूँ किसी और को मौका मिले, तो मैं बोलूँ कि सिर्फ मैं ही इधर बैठूंगी टेबल के इस तरफ, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो फिर लोग मेरे भी अगेंस्ट हो जाएंगे उसमें। तो ये बताओ, दिल्ली एनसीआर कॉमनेस्ट जो मुझे दिखता है वो है क्लीनलीनेस। तो इसके लिए कोई ऐसा तरीका बताओ कि अगर सारी पब्लिक इन्वॉल्व हो जाए तो कैसे हो कि ये क्लीनलीनेस कुछ बेटर हो जाए। अगर कोई जादू ना हो लेकिन कुछ तो बेटर हो। सर मैंने बहुत बार ये, बहुत प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात बोलती हूँ कि फरीदाबाद में अगर हम लेके चलें, आप देख लीजिए कितने मोहल्ले, कितनी गलियाँ, उन सबको काउंट कर लीजिए। उस गली, उस मोहल्ले का एक, उसी एरिया से एक इंचार्ज बना दीजिए, और उस एरिया में आपकी कितनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कितने सफाई कर्मचारी हैं या कितने ठेकेदार आते हैं, उन सब की लिस्ट उस गली मोहल्ले में होनी चाहिए। और टाइमली वो बंदा जो उस गली का हमने रिस्पॉन्सिबल बंदा एक बनाया है, वो उस बंदे से कांटेक्ट करे कि आज हमारे यहाँ पे कूड़ा है, उसको कैसे ले जाना है। तो वो सिस्टम हो जाएगा कि हम अपना कूड़ा उठाने का सिस्टम, एक जो अब शुरू हो चुका है फरीदाबाद में भी, कि हमारे आते हैं गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग से, बट अभी भी गीला कूड़ा सूखा कूड़ा हमें सेग्रीगेशन अभी नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे अवेयरनेस से होएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, उस पॉइंट पे हम लैग करते हैं। बाहर के देशों में कूड़ा डिस्पोजल के अलग से एक प्लांट्स होते हैं जो टाइमली, और उससे कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। जो इंदौर एक शहर है हमारा, हर बार उसको फर्स्ट प्राइज़ क्यों मिलता है? खाली गवर्नमेंट ने तो नहीं करा ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हुआ, पब्लिक मिली। पब्लिक का भी फ़र्ज़ बनता है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, आप अमेरिका जाते हो, यूएस जाते हो, या मतलब सिंगापुर जाते हो, आप अपना कुछ भी खरीदते हो अपने पॉकेट में रखते हो या अपने बैग में रखते हो। इंडिया में हम खिड़की से थ्रो कर देते हैं। तो यहीं पे फ़र्क है हमारा। हम सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है, लेकिन वो करते करते जहाँ पे गंद है, लोग वहाँ पे और गंद डालना शुरू कर देते हैं। तो डिस्पोजल अगर हमारे वो है, मैं करनाल शहर से बिलोंग करती हूँ, मैंने वहाँ देखा है रात को 1 बजे भी जाओ तो सड़कें साफ़ मिलती हैं। मतलब मैंने जितनी बार भी देखा है, और रात को सफाई हो रही होती है और पानी का छिड़काव हो रहा होता है, जो फरीदाबाद में भी शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। कूड़ा उठाना फरीदाबाद में शुरू हो गया, बट सेग्रीगेशन और जो डिस्पोजल है उस पॉइंट पे अभी हम फरीदाबाद लैग कर रहे हैं। उसके लिए कोई गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने हैं। किसी ऐसे बंदे को देना चाहिए जो एक टाइम बाउंड हो, कि आपको हमने आज ये ठेका दिया, विद इन 1 month 2 month 3 month आप उसको कैसे करोगे। और इसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। जिस बंदे को ये काम दिया जाता है उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए। वो कूड़ा डिस्पोज कैसे करेगा, उस कूड़े से वो जो भी उनको करना होता है आगे वो करेंगे, तो हो जाएगा काम। ऐसा नहीं है। फरीदाबाद में हो चुका है कि रात को सफाई होती है? फरीदाबाद में काफ़ी हद तक होने लगी, मैंने देखा है फरीदाबाद में। होता था 25-30 साल पहले। नहीं, अभी भी होती है। अब शुरू हो गई है। अब पानी का छिड़काव शुरू हो गया है। अब नीलम पुल पे हमने देखा है काफ़ी गमले लग गए हैं। 1 नंबर मार्केट काफ़ी डिकंजेस्ट हो गई है। सड़कें पक्की हो रही हैं। साइड की रेल, जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पॉल्यूशन क्यों है, उड़ती हुई मिट्टी है। 90% जो हमारे टायरों से मिट्टी उड़ रही है या साइडों पे खाली जगह है, अगर उन पेमेंट्स में हम ऐसे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा के उसमें घास कर दें, तो वो मिट्टी की जड़ जब पकड़ लेगी तो मिट्टी उड़नी कम, पॉल्यूशन काफ़ी हद तक। सोल्यूशन हमारे पास है। सोल्यूशन भी हमारे पास है मैडम। हम लोग जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जैसे हम लोग बहुत छोटे थे तो घर में झाड़ू लगता था तो पहले पानी छिड़क, हाँ जी, हाँ जी, उसका झाड़ू लगता था। बिल्कुल। आज कोई पानी नहीं छिड़कता, झाड़ू लगाता है। हाँ, तो शायद यही छोटी छोटी रीजंस हैं सर। मैं बता रही हूँ ना, जब आप झाड़ू लगा रहे हो दिन के टाइम, आप झाड़ू लगा रहे हो दिन के टाइम, सब जा रहे हैं। अगर आप रात को थोड़ा सा पानी छिड़काव करो और सफाई कर दो, तो उस टाइम पे सड़क पे बहुत कम लोग होते हैं। धूल मिट्टी जो होगी अगर थोड़ी बहुत उड़ेगी तो नीचे बैठ जाएगी सवेरे सवेरे। तो थोड़ा थोड़ा आई थिंक अभी फरीदाबाद में जो
हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं हमारे, तो आई थिंक जो हमारे नए पार्षद या नए मेयर आएंगे वो उनका फर्स्ट एजेंडा ही ये है कि क्लीनलीनेस से फ्रीडम, वो उनका एजेंडा में है ये बात। ये आप उन लोगों को बोलिए जाके, आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप उनको बोलेंगे। बताइए कि भाई कैसे आप क्लीनलीनेस करा सकते हैं। हमारे जो काउंसलर बनेंगे, अभी तो नहीं बनेंगे, हाँ जी, हाँ जी, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि भैया झाड़ू उठा लो खुद, तभी साफ होगा फरीदाबाद। वो तो मोदी जी ने बहुत पहले बोला है, लेकिन खुद उन्होंने किया ना, उन्होंने लेकिन स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू उन्होंने किया, करा। उसके हाँ। बाद किसी ने नहीं किया। एक दिन कर लिया उन्होंने, वो तो बेचारे बहुत बिजी हैं, मैं नहीं करेंगे, वो रोज करें, बट हर इलाके का एमएलए काउंसलर फ्री है, वो कर सकता है। हफ्ते में एक दिन भी करेगा तो 4 दिन मैं भी करूंगा, बिल्कुल 7 दिन ये भी करेंगे, सब मिला के एकदम सफाई होने की उम्मीद बनेगी। इसमें आपको जिम्मेदारी देने की बात है और बंदे को अकाउंटेबल होना चाहिए। जैसे आप हर चीज़ के लिए, हम एज ए डॉक्टर हमें अकाउंटेबल ठहराया जाता है, इसके हर लिए- किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए Correct. कि उस एरिया में अगर गंद है, उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल है। वही मैं चाह रही हूँ कि हमें, जैसे सपोज आपका एरिया है, आपके एरिया में अगर 10 गलियां हैं तो हर गली का एक इंचार्ज आपके लोकल पब्लिक होनी चाहिए और उसके पास उस एरिया के जो क्लीनिंग की जिसकी फैसिलिटी जिसको दिया गया है उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए, ताकि वो अपने एरिया को करे। ऐसे अगर हम हर एरिया वाइज बहुत छोटे छोटे डिविजन्स में कर देंगे, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस है, कितना सक्सेसफुल इसमें लोग इसको फॉलो करेंगे मुझे नहीं मालूम, बट मेरा कोशिश ये तो की कोशिश जा ये रही है। है। ओपन जो हमारी नाले हैं, सफाई होती है, तो मैंने हरिद्वार में देखा था सर, एक बार मैं हरिद्वार जा रही थी तो वहाँ पे मेरे को लगा हमारी कार स्लो हो गई एकदम, तो मैंने देखा क्यों स्लो हुई है। आगे एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी थी जो नाली साफ़ कर रही थी और उसके पीछे जो, मतलब हमसे आगे थी जो गाड़ी, वो कूड़ा उठा रही थी साथ साथ। तो मुझे इतना अच्छा लगा है कि वो एक नाली अगर साफ़ हो रही है तो पीछे उठाने वाली साथ साथ चल रही है और हमारी कार स्लो है, हमें इस बात का दुख नहीं है। मैंने उसका प्रॉपर, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि कोई बात नहीं हमारा स्लो चला, लेकिन ये एटलीस्ट ये सफाई साथ साथ उठा रहे हैं। बट होता क्या है हमारे यहाँ पे, हम क्या सफाई करते हैं, बाहर गंद निकलता है, उठाते जब तक, फिर वो कई बार कूड़ा अंदर चला जाता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई हमने हाईटेक कुछ करना है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और पब्लिक की कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है। जितने ये बाहर रेडी पे खुमचे पे हम खाना खाते हैं, अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएं कि इनके पास एक डस्टबिन होगा और वो डस्टबिन शाम को प्रॉपर जगह पे खाली होगा, तो कहीं पे भी, कहीं मार्केट में आपको ये पत्तल वत्तल नहीं दिखेंगे। उनका काम है, वो बेचारे अपना मेहनत कर रहे हैं, काम करें, लेकिन एक डस्टबिन भी रखें अपने साथ में। ये आइसक्रीम वेंडर्स ने करना शुरू करा है, काफ़ी हद तक मैंने देखा आइसक्रीम हम खाते हैं वो अपने पास रखते हैं, और कुछ हमारे जो खाने वाले खुमचे वाले वो भी रखने लगे हैं। तो चेंज आ रहा है सर, धीरे धीरे आएगा चेंज। बहुत बढ़िया। तो पब्लिक, लोगों, पीपल्स, ऑल ऑफ यू स्टार्ट डूइंग क्लीनलीनेस बाय योर ओन। ये इसके बिना अकेले ना पुनीता जी कर सकती हैं, ना हमारे कोई नेताजी कर सकते हैं, मोदी जी तो नहीं कर सकते, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। और जैसे इनका एग्जाम्पल था कि इंदौर जो क्लीन सिटी है, दैट ड्यू टू पब्लिक एंड उनके पार्टिसिपेशन से हो पाया। और ऐसे ही कई सिटी हैं जो क्लीन है और वो पब्लिक की जिम्मेवारी बनती है। हम सब कुछ गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। एज ए नागरिक भी हमारी जिम्मेवारी है जिम्मेवारी कि हमारे एरिया को हम साफ रखें, है ना। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत बढ़िया। आज आप जितने सारे क्वेश्चन थे सब नोट करके रखें, खासकर एमटीपिल की बात हुई, अपना डिजीजेस की बात हुई और वैक्सीनेशन की बात हुई, अवेयरनेस की बात हुई। ये सारी बातें आप लोगों के बहुत काम की थी और इस तरह के अच्छे अच्छे गेस्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप कमेंट करें, कमेंट में जाके आप कुछ कमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तभी हमें आगे काम करने में मज़ा भी आता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लें। और आपका थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you, मच, ma'am. थैंक यू Thank you एवरीवन so फॉर much. वाचिंग दिस, थैंक यू सो मच।